हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियान, यू लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन और टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। राइट, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मींस उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे हुआ, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला कैसे, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का एंड पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आ जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इस वीडियो के पूरे नोट्स मैं वहाँ पर देती हूँ एंड बाकी वीडियो के भी नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसीलिए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। सो प्लीज़ उसे जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सो मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का स्पेशल डॉक्यूमेंट रहता है, ठीक है, जिसकी एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी रहती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ज़्यादा सेक्रेड डॉक्यूमेंट रहता है, एक बहुत ज़्यादा होली डॉक्यूमेंट रहता है। ये एक तरीके से हमें फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, और गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस हमें बताता है। प्रिंसिपल फंक्शंस क्या होंगे गवर्नमेंट के, वो हमें ये बताता है। किन प्रिंसिपल्स पर वो गवर्नमेंट वर्क करेगी, किन प्रिंसिपल्स को वो ऑर्गन्स फॉलो करेंगे, ये हमें बताता है। राइट, सो एक हम कह सकते हैं, मोटा मोटी भाषा में कह सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड रहता है, बहुत ही ज़्यादा होली रहता है, ठीक है, उसको फॉलो करना ही पड़ता है। वो एक तरीके का फ्रेमवर्क सेट करता है, गवर्नमेंट के मेन फंक्शंस बताता है, और वो साथ ही साथ ये बताता है कि किन प्रिंसिपल्स पर गवर्नमेंट के ऑर्गन्स वर्क करेंगे। राइट, इस लेक्चर को पढ़ाने के लिए मैं जे.एन. पांडे बुक का यूज कर रही हूँ, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट बुक है, इसके सिवा मैं आपको कोई भी बुक रेकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज ये सबसे बेस्ट बुक और सबसे बेसिक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आपको पढ़नी चाहिए अभी इस वक्त, जो मैंने भी पढ़ी थी। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। सो जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करता क्या है, ये जनरली रेगुलेट करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनके स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है, ठीक है, और उनका रिलेशनशिप हमें बताता है एक दूसरे के साथ, प्लस उन प्रिंसिपल ऑर्गन्स, उन मेन ऑर्गन्स के फंक्शंस भी हमें बताता है। तो जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 3 चीजें करता है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स यानी मेन ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट के, उनके स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है एक दूसरे के साथ, और उन प्रिंसिपल ऑर्गन्स या मेन ऑर्गन्स से मेन ऑर्गन्स के फंक्शंस भी हमें बताता है। ठीक है, 3 ऑर्गन्स, ये 3 चीजें ये करता है। राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 3 चीजें करता है। अब हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट, ट्रस्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं बहुत कुछ कवर करने वाली हूँ। हाँ, ये चीज़ हिस्ट्री से रिलेटेड है, पूरी हिस्ट्री ही एक तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में, चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती जाएंगी। राइट, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्टली एडवाइस दूंगी कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा, अगर इन चीज़ों में आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको सच में समझना है, अदरवाइज सब कुछ एकदम मिल जाएगा आपस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं। सो ब्रिटिश पीरियड इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश पीरियड की स्टार्टिंग इंडिया में ऐसे हुई कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में। ठीक है, 1600 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया। अगर हम डिफरेंट फेजेस में देखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे ग्रोथ हुई है, ठीक है, एक अलग अलग फेजेस में देखें कि जब से इंग्लिश इंडिया में आए टिल हमें इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, अगर हम पूरी जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, हम उसे ऐसे डिवाइड कर दें कि फ्रॉम कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टिल इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगर हम इस पीरियड को डिवाइड करें तो हम कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे, 1600 टू 1765, और फिर ई तक देखो 1947 टू 1950। इस तरीके से हम पूरा पीरियड देख सकते हैं। एक तरीके से कहूं तो आज के इस वीडियो में हम मेजर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कौन कौन से एक्ट्स आए,
क्या क्या हुआ, हम वो सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, राइट। तो अभी हम एक तरीके से स्ट्रगल को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो पहला है 1600 टू 1765, द एंट्री ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। इंग्लैंड के कुछ मर्चेंट्स ने, ठीक है, कुछ ट्रेडर्स ने आपस में एक कंपनी बनाई जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, राइट, कुछ मर्चेंट्स या ट्रेडर्स ने मिलके ये कंपनी बनाई थी। अब इंग्लैंड में तो क्वीन एलिजाबेथ थी, राइट, तो इसीलिए कंपनी को परमिशन लेनी पड़ी क्वीन एलिजाबेथ से कि वो इंडिया में जाके ट्रेड करना चाहती है, ठीक है। तो कंपनी ने एक चार्टर लिया क्वीन एलिजाबेथ से दिसंबर 1600 में, ठीक है। चार्टर में क्या लिखा हुआ था? चार्टर एक तरीके से उनके कॉन्स्टिट्यूशन था उनका, ठीक है, जिसमें उनके पावर्स और प्रिविलेजेस के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, ये उनके चार्टर में लिखा हुआ था, ठीक है। किसके? कंपनी के चार्टर में, जो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से लिया था। कंपनी का मैनेजमेंट, राइट, वो किसके हाथ में था? ठीक है, राइट। तो चार्टर ने बताया कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो गवर्नर और 24 लोगों के हाथ में रहेगा, ठीक है। गवर्नर एंड 24 मेंबर्स के हाथ में रहेगा जो मैनेजमेंट है कंपनी का। यही गवर्नर और 24 मेंबर्स इंडिया में, ठीक है, ईस्ट इंडिया में एक तरीके से ट्रेडर्स को भेजते थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स को भेजते थे और अलग अलग एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करते थे, अलग अलग एक तरीके से उनके लिए ट्रैवल ऑर्गेनाइज करते थे। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। द चार्टर ग्रांटेड द कंपनी अ मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का सिंपल सा मतलब होता है सिंगल सेलर मल्टीपल बायर्स, यानी बेचने वाला सिर्फ एक है लेकिन खरीदने वाले बहुत सारे हैं और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जो बेच रहा है उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, बिकॉज कोई दूसरा वैसा कोई सामान नहीं बेच सकता है, तो इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ वही ईस्ट इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती थी, ये उसकी मोनोपोली थी। कोई और मर्चेंट या कोई और कंपनी, ठीक है, इंडिया में जाके ट्रेड नहीं कर सकती थी। क्यों? बिकॉज उनके पास चार्टर नहीं था। ये जो चार्टर था क्वीन एलिजाबेथ का, इसने एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी थी, ठीक है, उनको सोल मोनोपोली मिली थी कि हाँ तुम ही सिर्फ जाके इंडिया में ट्रेड कर सकते हो, बाकी कोई नहीं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी को अधिकार मिला हुआ था कि वो अपनी छोटी सी आर्मी भी मेंटेन कर सकती है। इनिशियली स्टार्टिंग में जो कंपनी को चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ का, वो 15 साल के लिए मिला था, 15 ईयर्स के लिए मिला था, ठीक है। बट ये जो चार्टर है ये आगे जाके रिन्यू भी किया जा सकता था, ठीक है, इसे और ज़्यादा आगे भी बढ़ाया जा सकता था अगर क्राउन और लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता, ठीक है। अगर उनका इंटरेस्ट बचा रहता, उनका इंटरेस्ट अनअफेक्टेड रहता, तो इस चार्टर को और आगे बढ़ाया जा सकता था। मुझे भी आगे बढ़ाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ये एक तरीके से चीफ सेटलमेंट्स बन गए कंपनी के, ठीक है। मेन जगहें जहाँ कंपनी ट्रेड कर रही है वो ये जगहें बन गई, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, ठीक है, या इनको आप प्रेसिडेंसीज भी कह सकते हो। अब देखते हैं कंपनी के लेजिस्लेटिव पावर्स क्या थे, राइट। पहली बात तो लेजिस्लेटिव पावर कंपनी के बहुत ज्यादा लिमिटेड थे। क्यों थे लिमिटेड कंपनी के लेजिस्लेटिव पावर? बिकॉज ये क्राउन के अंडर में ही तो फंक्शन कर रही थी ना, एक तरीके से क्राउन ही तो था ना सबसे मेन, जिससे इसने परमिशन ली थी और उस परमिशन से इंडिया में आई थी, राइट। इसीलिए इसके पावर्स जो थे बहुत ज्यादा कम थे, बहुत ज्यादा लिमिटेड थे। जो भी कंपनी लॉज बना रही थी या जो भी कंपनी लॉज बनाती, उसको ये याद रखना था कि ये लॉज इंग्लैंड के लॉज से कॉन्ट्ररी नहीं होने चाहिए, ठीक है। सपोज कंपनी ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, और जो इंग्लैंड में लॉ है तो वो ये लॉ और वो लॉ आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों लॉज के बीच में, तो कंपनी का लॉ
नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता, राइट। तो जो भी कंपनी लॉज बना रही थी उसको ध्यान में रखना था कि मेरा लॉ और इंग्लैंड के लॉ से एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है, एकदम सेम रहने चाहिए। जैसे इंग्लैंड का लॉ है वैसे ही मैं जो कंपनी लॉ बना रही है वो भी लॉ वैसा ही होना चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर दिया क्यों गया था कंपनी को, आखिर क्या जरूरत पड़ गई लेजिस्लेटिव पावर देने की? बिकॉज ताकि वो अपना बिजनेस एक तरीके से रेगुलेट कर पाए और जो उसके सर्वेंट्स है कंपनी के उन पे एक तरीके से कंट्रोल कर पाए और उनको डिसिप्लिन्ड रख पाए। अब आपको आगे पता चलेगा कि इस छोटी सी लाइन का क्या मतलब है। द चार्टर ऑफ 1726। सो गाइज जो हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से पूरी हिस्ट्री है, तो इसीलिए अगर कोई भी फैक्ट इधर या उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, राइट, कोई चीज़ मैच नहीं कर रही है आपकी बुक से या इंटरनेट से, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में फैक्ट्स कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, माइट भी इंटरनेट पे कुछ लिखा हो, मैंने जो लिखा है वो कुछ और हो, राइट। तो एक तरीके से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, बट आपकी बुक में जो लिखा है मैं कहूँगी आप उसे ही फॉलो करें। और जिस क्रम में मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ज़रूरी नहीं है। और भी इन चार्टर्स के बीच में और भी चार्टर्स थे, राइट, ये और भी चार्टर्स आए थे, और भी लॉज आए थे, और भी एक्ट्स आए थे। तो एक तरीके से मैं आपको पूरा लाइन से चीज़ें नहीं बता रही हूँ, बीच में और भी चार्टर्स आए थे, बट ये चार्टर्स जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बुक में लिखे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं इसे बड़ा नहीं रखना चाहती हूँ, जितना ज़रूरी है, जितने मेन एक्ट्स हैं जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, वो सारी चीज़ें, ठीक है, जो जो ज़रूरी है मैंने वो कवर कर दिए हैं, राइट। तो चार्टर ऑफ 1726 ने गवर्नर एंड उसकी काउंसिल को, ठीक है, गवर्नर और उसकी काउंसिल को एक तरीके से पार दी, ठीक है। कैसी पार दी? टू मेक लॉज फॉर 3 प्रेसिडेंसीज। जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, इन 3 प्रेसिडेंसीज के लिए गवर्नर एंड उसकी काउंसिल एक, जब मैं बोल रही हूँ काउंसिल में कुछ मेंबर्स रहते थे जो गवर्नर की हेल्प करते थे, ठीक है, गवर्नर के नीचे रहते थे। तो गवर्नर एंड उसकी काउंसिल को इस चार्टर ने ताकत दी कि तुम कुछ लॉज बना सकते हो 3 प्रेसिडेंसीज के लिए, फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी अच्छे से रन कर सके और तुम पनिशमेंट दे सको उन लोगों को जो ये लॉज फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को जो ये लॉज फॉलो नहीं कर रहे, कंपनी के सर्वेंट्स को बेसिकली, राइट, अगर वो ये लॉज फॉलो ना करें तो। अब ये लॉज इफेक्टिव नहीं हो सकते थे अगर ये लॉज इफेक्टिव नहीं हो सकते थे अगर ये अप्रूव ना किए जाते बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, मैं बताऊंगी आगे कौन थे वो लोग, ठीक है। इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर इन लॉज को अप्रूव नहीं करते गवर्नर और उसकी काउंसिल के, तब ये लॉज इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है, तब ये लॉज वॉइड माने जाते, ठीक है। तो जो भी लॉज बनाते थे गवर्नर और उसकी काउंसिल, वो अप्रूव होने चाहिए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो इंग्लैंड में बैठे हुए थे। सो इस चार्टर ने मेयर्स कोर्ट को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। कहाँ कहाँ बना मेयर्स कोर्ट? 3 प्रेसिडेंसीज में, राइट, 3 प्रेसिडेंसीज में मेयर्स कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ इस चार्टर द्वारा, राइट। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि इस पीरियड में हो क्या रहा था, ठीक है, 1726 में एक्चुअली में हो क्या रहा था। तो एक तरीके से पीरियड था ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है, काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही थी इस पीरियड में, इंडिया में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। किस लिए उथल पुथल हो रही थी? जो मुगल एम्पायर था, ठीक है, मुगल्स का राज था ना तब, तो जो मुगल एम्पायर था वो एक तरीके से खत्म हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, ठीक है। क्यों? बिकॉज औरंगजेब जो सबसे पावरफुल एक तरीके से मुगल एम्परर थे, उनकी डेथ हो गई थी, राइट, ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई थी, उनका रूल जो है वो डिक्लाइन कर गया। क्योंकि इसलिए उथल पुथल हो रही थी कि अब राजा बनेगा कौन, है ना, अब कौन राजा बनेगा, ये इस चीज की बातें चल रही थी, केओस था काफी ज्यादा इंडिया में तब, राइट। तो मुगल रूल एक तरीके से डिक्लाइन हो रहा था, खत्म हो रहा था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिचुएशन का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाया, ठीक है, बहुत एडवांटेज उठाया। उसे पता था इतनी उथल पुथल मच रही है तो अब रूलर हम ही बन जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वो 2 बिल्ली और बंदर वाली कहानी सुनी ना, 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही रहती हैं रोटी के लिए और बंदर
ले जाता है। तो यही हाल हो रहा था, सेम यही सिचुएशन थी इंडिया में, सेम, कुछ आपको इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। यही सिचुएशन चल रही थी इंडिया में। दो बिल्लियां थी, वो औरंगजेब के आपस के बच्चे ही थे, जो एक तरीके से लड़ रहे थे कि अब राजा कौन बनेगा, राइट, कौन संभालेगा एम्पायर को। और ये जो बंदर था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिस दूर से सिचुएशन इसने देख ली कि चलो अब हम ही रूलर बन जाते हैं। तो देखते हैं कैसे एडवांटेज लिया इस सिचुएशन का। सो 1957 में बैटल ऑफ प्लासे हुआ, ठीक है। 1957 में किसके बीच हुआ ये जानना जरूरी नहीं, कंपनी और शायद सिराज उद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासे में 1757 में जो हुआ, उसमें कंपनी जीत गई, ठीक है, विक्ट्री मिली कंपनी को। इस बैटल के बाद एक तरीके से बैटल नहीं, फाउंडेशन, एक तरीके से बेस बनाया कंपनी के रूल का इंडिया में, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन बनने लगी इंडिया में इस बैटल को जीतने के बाद। शायद शाह आलम के बीच में हो, तो शाह आलम और कंपनी के बीच में हुआ था। दो और लोग भी थे इस बैटल में, शाह आलम, नवाब ऑफ अवध शायद, और एक और था, उनके बीच में ये बैटल हुआ था। प्लीज चेक इट आउट। सो शाह आलम ने, अगर कंपनी जीत गई, राइट, कंपनी जीत गई, तो शाह आलम को दीवानी राइट्स सरेंडर करने पड़े। देखते हैं दीवानी राइट्स क्या थे, राइट। दीवानी राइट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू और सिविल जस्टिस की बात करते थे। तो जब शाह आलम ने दीवानी राइट्स कंपनी को सौंपे, तो एक तरीके से ये कंपनी के अंडर में आ गई चीज़ें कि अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू कलेक्ट करने की, पैसा कलेक्ट करने की, राइट, टैक्स कलेक्ट करने की लोगों से, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट, मतलब कि सिविल जस्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी के हाथों में आ गई। कंपनी कितनी ज़्यादा पावरफुल हो गई, देख रहे हो। उसके पास कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू की ताकत आ गई, यानी जो लोग हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं इंडिया के जो टैक्स देते हैं, अब वो कंपनी लेगी, कंपनी कलेक्ट करेगी रेवेन्यू। कंपनी के ऊपर एक रेवेन्यू कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, राइट। सिविल जस्टिस की, जो भी सिविल क्राइम्स हो रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी के हाथों में एक तरीके से आ गई। तो अब स्टार्टिंग में याद करो मैंने क्या कहा था, कंपनी को थोड़ा सा लेजिस्लेटिव पावर मिला था कि वो अपने सर्वेंट्स को डिसिप्लिन कर पाए और अपनी गवर्नेंस अच्छी कर पाए। उस पावर का कंपनी ने क्या क्या यूज किया वो देखो। कंपनी एक तरीके से आई थी ट्रेड करने और अब खुद ही रूलर बनकर बैठ गई, राइट। उस छोटी सी चीज से इतना बड़ा कुछ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या हो रहा है। सो फाइनली हमने एक फेज कवर कर लिया जिसमें हमने देखा द एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में आए कैसे, उनकी एंट्री कैसे हुई, ठीक है। फाइनली अब आगे बढ़ते हैं। 1765 टू 1858 बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश रूल कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में, अब हम वो देखने वाले हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यार, प्लीज इसे जरूर समझना ध्यान से। दीवानी राइट्स मिलने के बाद जो कंपनी है वो एक तरीके से रियल मास्टर बन गई बंगाल, बिहार एंड ओडिशा की। वो एक तरीके से रूलर बन गई जो बंगाल, बिहार और ओडिशा को चला रही थी। अब बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे कहानी में और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। कंपनी को तो ये ताकत मिल गई, ठीक है, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एडमिनिस्टर कर सकती है, लेकिन कंपनी ने ये फंक्शन तुरंत इमीडिएटली एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है, तुरंत इस फंक्शन का यूज नहीं किया। तो फिर क्या किया इन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ये इंडियंस को दे दिया, ठीक है। समझो ध्यान से क्या हो रहा है, कैच है यहाँ पे बहुत बड़ा। जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिविल जस्टिस का, जो दीवानी राइट्स से मिला था और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, ये कंपनी ने इंडियंस के हाथ में दे दी, राइट। और कंपनी ने 2 इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ऑफिसर्स अपॉइंट किए टू सुपरवाइज दिस सिस्टम, ठीक है। ये इंग्लिश ऑफिसर्स बेसिकली देखते थे कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू आ रहा है टाइम से नहीं आ रहा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है या नहीं। तो 2 इंग्लिश ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर दिए कंपनी ने। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा भयानक था, यहाँ पे कैच है, इस चीज़ को समझो, बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम बहुत ज़्यादा डेंजरस था।
इंडियंस के हाथ में ये ताकत ज़रूर थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, राइट। पावर तो थी कि तुम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, तुम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तुम्हारी बात की वैल्यू ही नहीं है, समझ रहे हो। कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो रियल रूलर्स थे। बात समझो, यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, इंडियन सिनेरियो में देखते हैं। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो रियल हेड तो नहीं है, इतना पक्का है, राइट, ही इज अ नॉमिनल हेड। मतलब कि प्रेसिडेंट जो भी करते हैं, हमें दिखता तो है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा ताकत है, हर चीज की ताकत उन्हीं के पास है, बट ध्यान से देखो, प्रेसिडेंट इज अ सेरेमोनियल हेड। जो इंडियन प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से सेरेमोनियल हेड है, यानी वो करते तो हैं, उनकी साइन तो हर जगह रहती है, उनके पास हर तरीके की पावर रहती है, लेकिन वो करते किसके कहने पे हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी एडवाइस पर उसे वर्क करना पड़ता है। जो प्रेसिडेंट है उनको किसकी एडवाइस पर वर्क करना पड़ता है? प्राइम मिनिस्टर्स एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी एडवाइस पर वर्क करना पड़ता है। उनकी एडवाइस के बिना ही कैन नॉट फंक्शन, he cannot function, he cannot take any decision। उनकी परमिशन के बिना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट जो कुछ भी करते हैं, जो भी उनका एक्ट रहता है, वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा बताया हुआ रहता है या उनके द्वारा करवाया गया रहता है, राइट? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। वही सिचुएशन उठा के अब यहाँ अप्लाई करो। जो प्रेसिडेंट की जगह है वहां पर एक तरीके से इंडियन ऑफिशियल्स हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह वहां पर कंपनी है, राइट। कंपनी के पास रियल पावर है कुछ भी करवाने की। इंडियंस को तो एक तरीके से उसने आगे कर दिया। अगर इंडियंस को कंपनी ने ऐसी पावर दी तो क्यों दी? बिकॉज जो भी गालियां पड़ेंगी इंडियंस को पड़ेंगी। अगर टैक्स कंपनी पीछे से बढ़ाएगी लेकिन कलेक्ट तो इंडियंस को करना है, तो वह इंडियंस के, जो इंडिया के लोग हैं जो परेशान है बड़े ज्यादा टैक्स देने से, उससे कौन फंसेगा? इंडियन ऑफिशियल्स ही फंस रहे थे, राइट। जो कुछ भी कंपनी पीछे से गलत कर रही थी उसका असर इंडियन ऑफिशियल्स पर हो रहा था, बिकॉज रियल डिसीजन मेकर कौन थी? रियल डिसीजन मेकर तो कंपनी थी, ठीक है। इस तरीके से ये एक्सप्लॉइट कर रही थी इंडिया को, राइट। जो भी कंपनी डिसीजंस लेती थी जो गलत थे, अच्छे नहीं थे डिसीजंस, जैसे कि रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्स को बढ़ा देना, तो ये सारे काम जो कंपनी कर रही थी, और कलेक्ट कौन कर रहा था लैंड रेवेन्यू? इंडियंस कलेक्ट कर रहे थे। तो लोग जो कुछ भी बोलते थे वो इंडियंस को ही बोलते थे, क्योंकि उनको ये चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि एक्चुअल पावर कंपनी के हाथों में है, एक्चुअल डिसीजन मेकर कंपनी है, राइट। तो इस तरीके से एक तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था चीजों को। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस तरीके से खेल रही थी कंपनी। अब कंपनी के ना एक तरीके से अंत की बारी आ रही थी, कंपनी के अंत की बारी आ रही थी। कैसे? कंपनी एक तरीके से इतनी ज्यादा रिच होती जा रही थी, इतना ज्यादा पैसा आ रहा था कि उसके जो सर्वेंट्स थे, पता है क्या हुआ था? जो उसके सर्वेंट्स थे, कंपनी के सर्वेंट्स, वो एक तरीके से इतना पैसा लेके गए थे इंडिया से कि वो इंग्लैंड में इलेक्शन लड़ने के काबिल हो चुके थे। इतना पैसा आ गया था उन लोग के पास, ठीक है। तो अब कंपनी के सर्वेंट्स अगर इतने ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं तो कंपनी बैंकरप्ट कैसे हो सकती है? बैंकरप्ट मतलब दिवालिया, ठीक है। कंपनी दिवालिया कैसे घोषित कर सकती है खुद को? बिकॉज वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गई लोन मांगने के लिए। अब जिस कंपनी के सर्वेंट्स इतने ज्यादा अमीर हो उसको लोन की क्या जरूरत पड़ेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में ये बात खटकने लगी, ठीक है। इट वॉज रियली स्ट्रेंज दैट वाइल इट्स सर्वेंट्स वर गेटिंग रिचर द कंपनी वॉज हेडिंग टुवर्ड्स बैंकरप्सी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रेंज चीज है, बहुत ज्यादा वियर्ड चीज है कि कंपनी के सर्वेंट्स इतने ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कंपनी बैंकरप्ट हो रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन उठने लगा। अब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया ताकि वो कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज खटकने लगी कि यार ये पैसा जा कहाँ रहा है आखिर, ठीक है, कंपनी कैसे बैंकरप्ट हो सकती है। इस वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। ये फर्स्ट एक्ट था
जिसने एक तरीके से डेफिनेट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट का इंडिया में। अब देखते हैं एक्ट ने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चेंजेस लेके आया। एक्ट ने एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन था कंपनी का वो चेंज किया इंग्लैंड में, राइट। कैलकाटा में जो गवर्नमेंट थी उसको इस एक्ट ने अपहेल्ड किया या रिकॉग्नाइज किया। यानी बेसिकली का मतलब ये है कि जो कैलकाटा की गवर्नमेंट थी उसको एक्ट ने वैसे ही रहने दिया, और जो बाकी बॉम्बे और मद्रास की गवर्नमेंट थी उसको एक तरीके से कंट्रोल में ले आया बंगाल के। मतलब जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उनके कंट्रोल में आ गई बॉम्बे और मद्रास की गवर्नमेंट्स। एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में, राइट। बाय द वे इस सुप्रीम कोर्ट के पहले जज का नाम था एलिजाबेथ इम्पे, ठीक है, एलिजाबेथ इम्पे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी में, ऐसा मेरी मैम ने मुझे बताया था, तो प्लीज़ सुन लेना ध्यान से। एलिजाबेथ इम्पी वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज एट कैलकाटा। शेयर कर रहे हो ना आप लोग वीडियो को, यार इतनी ज़्यादा मेहनत करी, शेयर ज़रूर करना। नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो। होम गवर्नमेंट, राइट, यानी कि इंग्लैंड में क्या चल रहा था वो डिस्कस करने वाले हैं। और पोजीशन बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, राइट। इंग्लैंड में क्या चल रहा था वो डिस्कस करेंगे, यानी पोजीशन बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड में क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले इंग्लैंड में क्या चल रहा था वो डिस्कस करेंगे। सो रेगुलेटिंग एक्ट आने के पहले इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली 24 मेंबर्स थे, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज करता था कंपनी के अफेयर्स को, राइट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंटेनिंग 24 मेंबर्स मैनेज्ड द अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता था? ये एनुअली इलेक्ट होते थे, ठीक है, ईयर बाय ईयर इलेक्ट होते थे। इस साल कोई इलेक्ट हुआ है तो नेक्स्ट ईयर कोई और इलेक्ट होगा, राइट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 मेंबर्स थे, ये 24 मेंबर्स एनुअली इलेक्ट होते थे। इनको इलेक्ट कौन करता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स एनुअली इन 24 मेंबर्स को इलेक्ट करती थी। प्रोप्राइटर को आप शेयर होल्डर भी कह सकते हो। सो जिन प्रोप्राइटर्स के पास या जिन शेयर होल्डर्स के पास 500 पाउंड्स के शेयर्स थे, सिर्फ वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते थे। सुनो ध्यान से, सिर्फ 500 पाउंड्स के शेयर्स जिन प्रोप्राइटर्स के पास थे या शेयर होल्डर्स के पास थे, सिर्फ वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते थे। और टेन्योर क्या था उनका? 1 साल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का टेन्योर था 1 साल, 1 ईयर। पोजीशन आफ्टर रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद इंग्लैंड में क्या हुआ? सिर्फ वो शेयर होल्डर्स जिनके पास 1000 पाउंड्स के शेयर्स थे, सिर्फ वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकते थे। रेगुलेटिंग एक्ट आने के पहले क्या था? 500 पाउंड्स के शेयर्स जिनके पास थे वो इलेक्ट कर सकते थे। रेगुलेटिंग एक्ट ने इसकी वैल्यू बढ़ा दी। 1000 पाउंड्स के शेयर्स जिन शेयर होल्डर्स के पास थे, सिर्फ वही लोग इलेक्ट कर सकते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का टर्म जो है इस एक्ट ने 1 ईयर से 4 ईयर्स कर दिया, राइट। और इसमें से 1/4 डायरेक्टर्स हर ईयर रिटायर होते थे, राइट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का टर्म जो था वो 4 साल हो गया, और इसमें से 1/4 डायरेक्टर्स हर ईयर रिटायर होते थे। इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जितनी भी रिपोर्ट्स थी, ट्रेजरी से लेके सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट से लेके, वो सारी रिपोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ये नई पोजीशन देखो आ गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देनी रहती थी, राइट। जितनी भी इन डायरेक्टर्स को रिपोर्ट्स मिलती थी ट्रेजरी की, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट की, ठीक है, कंपनी इनको रिपोर्ट्स देती थी ना कि ट्रेजरी की, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट की, ये रिपोर्ट्स कंपनी की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, डायरेक्टर्स को सौंपनी रहती थी, राइट। डायरेक्टर्स ही तो आखिर कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे एक तरीके से। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई पोजीशन थी, एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ट्रेजरी, सिविल, मिलिट्री गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, कंपनी जो इनको रिपोर्ट्स भेजती थी डायरेक्टर्स को, सिविल, मिलिट्री एंड ट्रेजरी से रिलेटेड, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देनी रहती थी। ये नई पोजीशन आई थी। तो एक तरीके से आप लोग देख सकते हो इस एक्ट की वजह से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल है वो कंपनी पर काफी ज्यादा
हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट थी वो देखते हैं। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट की हमने बात की, इंडिया में किस तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी वो देखते हैं। तो इस एक्ट ने इंग्लैंड में भी चेंजेस लाए, ठीक है, इंग्लैंड में भी चेंजेस लाए और इंडिया में भी चेंजेस लाए। सो इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और 4 काउंसलर्स को अपॉइंट किया, ठीक है, फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए इस एक्ट ने एक गवर्नर जनरल और 4 काउंसलर्स को अपॉइंट किया, ठीक है, और इनके पास एक तरीके से सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट की ताकत थी, ठीक है, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट की ताकत थी। यानी कैलकाटा प्रेसिडेंसी में ये लोग सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट को मैनेज कर सकते थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग्स। जो काउंसिल थी, ठीक है, जो काउंसिल थी वो 5 इयर्स के लिए होल्ड कर सकती थी अपना ऑफिस। मैंने बताया ना, गवर्नर जनरल और उसके 4 काउंसलर्स। तो ये जो काउंसलर्स थे वो 5 इयर्स के लिए अपना ऑफिस होल्ड कर सकते थे और इनको पहले भी रिमूव किया जा सकता था किंग के द्वारा, राइट। जो इंग्लैंड में किंग थे वो इनको पहले भी रिमूव कर सकते थे अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उन्हें ऐसा करने के लिए रेकमेंड करें तो। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर रेकमेंड कर दिया कि काउंसलर्स को रिमूव कर दो, ठीक है, काउंसलर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो किंग एक तरीके से उस पर सोचते थे और शायद उन्हें रिमूव कर देते थे, राइट। तो 5 इयर्स के पहले भी काउंसलर्स को रिमूव किया जा सकता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड हु कैन रिमूव देन? किंग, ठीक है। तो काउंसिल कैसे डिसीजंस लेती थी? मेजॉरिटी वोट के थ्रू डिसीजंस लेती थी। एंड दे, यहाँ पे देखो ये लाइन मैंने गड़बड़ कर दी है, प्लीज इसको सही कर लेना, मेरे मिस्टेक है, आई एम सॉरी। दे हैड अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। दे नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट का पावर था, ठीक है। अगर सपोज टाई हो जाता है, ठीक है, तो किसके पास ताकत रहेगी वोट करने की? गवर्नर जनरल के पास, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट देने का टाई था, सॉरी पावर था। अगर किसी मैटर पर इक्वल वोट्स आते थे, ठीक है, तो गवर्नर जनरल अपना वोट देके टाई को ब्रेक कर सकता था, ठीक है। सो गवर्नर जनरल हैड अ कास्टिंग वोट। जब मैं गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल बोलती हूँ, गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, तो मतलब एक गवर्नर जनरल हो गया और 4 उसके काउंसलर्स हो गए। जब मैं बोलती हूँ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो मतलब मैं टोटल 5 मेंबर्स की बात कर रही हूँ। सो जो बाकी 2 प्रेसिडेंसीज थी वो एक तरीके से बंगाल के अंडर में थी, राइट। जो बंगाल के गवर्नर जनरल के थे उनके अंडर में थी बाकी 2 प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ताकत थी कि जो बाकी 2 प्रेसिडेंसीज हैं उनके गवर्नर और उसकी काउंसिल को सस्पेंड कर सके अगर उन्होंने सही से ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया है तो हम कह सकते हैं तो जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो एक तरीके से सुप्रीम अथॉरिटी थे इंडिया के। तो एक तरीके से पहली बार हमें इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला, बिकॉज बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसके अंडर में थे बाकी 2 गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल्स, ठीक है, बाकी 2 प्रेसिडेंसीज उन्हीं के अंडर में थी। तो एक तरीके से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमें इंडिया में देखने को मिला। सेंट्रल अथॉरिटी कौन थी इंडिया में? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट, और बाकी जो 2 थी प्रेसिडेंसीज वो उसके अंडर में थी, इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन या एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पहली बार हमें इंडिया में देखने को मिला। सो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और उसकी काउंसिल जो भी लॉज बनाती थी, ठीक है, जो भी लॉज बनाती थी वो जो सुप्रीम कोर्ट था कैलकाटा में उन लॉज को रजिस्टर करता था और पब्लिश करता था, राइट। तो जो सुप्रीम कोर्ट था कैलकाटा में वो गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए लॉज को रजिस्टर करता था और पब्लिश करता था, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को रजिस्टर नहीं करता और पब्लिश नहीं करता तो वो लॉ वैलिड नहीं माना जाता, राइट। और ये जो भी लॉज थे ये इंग्लैंड के कस्टम्स और लॉज से कॉन्ट्ररी नहीं होने चाहिए थे, राइट। तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल पर एक तरीके से 2 अथॉरिटीज थी, समझ रहे हो, लॉज बनाने के मामले में 2 अथॉरिटीज थी। यानी उसको सुप्रीम कोर्ट से भी अपने लॉज को पास करवाना है और उसको ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो भी लॉज बना रहा हूं वो इंग्लैंड के लॉज से कॉन्ट्ररी नहीं होने चाहिए, ठीक है, इंग्लैंड के लॉज के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, राइट। सो इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे, ठीक है। 3 दूसरे जजेस थे और एक चीफ जस्टिस था। इनको अपॉइंट कौन करता था? क्राउन अपॉइंट करता था, ठीक है, इंग्लैंड से अपॉइंट करता था, और ये उसी के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं, यानी जब तक क्राउन इनसे इंप्रेस रहेगा तब तक ये ऑफिस होल्ड करेंगे, अदरवाइज ये अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर पाएंगे। कोर्ट के पास क्या क्या एक तरीके से ज्यूरिसडिक्शन थे, कौन कौन से केसेस कोर्ट ये ले सकता था? सिविल केसेस ले सकता था, क्रिमिनल केसेस ले सकता था, एडमिरल्टी केसेस ले सकता था, और एक्लेजियास्टिकल केसेस ले सकता था। एडमिरल्टी केसेस मतलब कि जो शिप से रिलेटेड केसेस हैं, ठीक है, जैसे इंग्लैंड से कुछ चीज़ें शिप से यहाँ आ रही हैं, मरीन केसेस जो हैं उनको एडमिरल्टी केसेस आप कह सकते हो, राइट। जो कार्गो के ओनर्स रहते हैं, शिप के ओनर्स रहते हैं, इन सारी शिप सी से रिलेटेड जो केसेस रहते थे उनको एडमिरल्टी केसेस कहा जाता था। एक्लेजियास्टिकल केसेस क्या होते थे? एक्लेजियास्टिकल केसेस मतलब चर्च से रिलेटेड केसेस, रिलीजियस अफेयर्स से रिलेटेड केसेस, उनको एक्लेजियास्टिकल केसेस कहा जाता था। सो सुप्रीम कोर्ट के लॉस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स किन किन लोगों पर अप्लाई होते थे? पूरे बंगाल और ओडिशा में, ठीक है, पूरे बंगाल और ओडिशा में जो भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लॉ जजमेंट अप्लाई होते थे। इम्यूनिटी क्या मिली हुई थी गवर्नर जनरल, उसके काउंसिल्स और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को? तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, ठीक है, ये इनकी इम्यूनिटी थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा भाई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? तो कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं है वो किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड में जाके अपील कर सकता था, यानी इंग्लैंड में जो किंग थे उनके पास जाके अपील कर सकता था जो भी नाखुश था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। तो एपलेट ज्यूरिसडिक्शन किसका था? किंग इन काउंसिल इन इंग्लैंड में इनका एपलेट ज्यूरिसडिक्शन था, यहाँ पे जाके आप अपील कर सकते थे, हायर अपील, ठीक है, वो आप किंग इन काउंसिल में कर सकते थे। ज्यूरी सिस्टम फॉलो होता था इन क्रिमिनल केसेस। रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि इसने क्लियरली डिफाइन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन और गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल का फंक्शन। इन दोनों के फंक्शन सही से डिफाइन नहीं किए इस एक्ट ने, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। दिस एक्ट प्लेस्ड गवर्नर जनरल एट द मर्सी ऑफ हिज काउंसिल, मतलब जो काउंसिल थी वो एक तरीके से गवर्नर जनरल से ज्यादा ताकतवर थी। मतलब काउंसिल को गवर्नर जनरल के अंडर में रहना था, लेकिन गवर्नर जनरल से भी ज्यादा ताकतवर थी काउंसिल, बिकॉज वो एक तरीके से ना आपस में मेजॉरिटी बना लेते थे और गवर्नर जनरल को किनारे कर देते थे, राइट। वो आपस में डिसीजंस ले लेते थे और गवर्नर जनरल को काफी बार बताते भी नहीं थे कि हमने ये डिसीजन ले लिया है। जो बाकी 2 प्रेसिडेंसीज थी जो बंगाल के अंडर में थी, उसके गवर्नर जनरल्स, ठीक है, उन 2 प्रेसिडेंसीज के गवर्नर जनरल भी बहुत कुछ कर देते थे और इस गवर्नर जनरल को पता ही नहीं चलता था, ठीक है। तो ऐसी ही हालत हो जाती थी। तो ये गवर्नर जनरल एक तरीके से इसकी पोजीशन काफी विचारा सी हो गई थी, ठीक है, बेचारे को कुछ पता ही नहीं रहता है, ऐसी इसकी पोजीशन हो गई थी। एक तरीके से इस एक्ट ने ये बताया ही नहीं कि किस लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देना है, राइट। आखिर सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट देगा, लेकिन कौन से लॉ को फॉलो करना है ये तो बताओ। तो ये चीज तो बताई ही नहीं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पास करने का मोटिव क्या था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बेसिकली इस एक्ट को पास किया ताकि जो रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। अब देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या क्या चेंजेस लेकर आया, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन सभी पर था जो भी बंगाल और बाकी 2 प्रेसिडेंसीज में रिजाइड कर रहे थे, राइट। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने क्या किया? इस एक्ट ने क्या किया कि जो कंपनी के पब्लिक सर्वेंट्स थे, ठीक है, जो कंपनी के पब्लिक सर्वेंट्स थे, अगर वो लोग कुछ एक्ट करते हैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, राइट, अगर जो कंपनी के पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनसे कोई गलती हो गई या कोई क्राइम हो गया, लेकिन वो क्राइम एक तरीके से उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में हुआ है। ऑफिशियल कैपेसिटी मतलब अपना काम करते हुए, अपनी ड्यूटी पर रहते हुए अगर उनसे कोई क्राइम हुआ है या उनसे कोई गुनाह हुआ है तो उन लोगों को पनिश नहीं किया जाएगा,
राइट, समझो चीज को। इस एक्ट ने कहा अगर जो कंपनी के पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ करते हैं तो उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राइट। वो एक तरीके से एग्जेम्प्ट हो गए पनिशमेंट से। ऑफिशियल कैपेसिटी में कभी कभी हम कुछ गलती कर देते हैं, तो एक तरीके से अगर हम नॉर्मल कैपेसिटी में, अगर हम ऑफिसर नहीं होते, अगर हम ड्यूटी पर नहीं होते, तब हमें पनिश किया जाता। लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी पर हैं और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें पनिश नहीं किया जाएगा। ये कहना था इस एक्ट का। इस एक्ट ने एक तरीके से बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है सर्वेंट्स के ऊपर, और जो बाकी लोग रह रहे हैं वहां पर बंगाल और उड़ीसा में, उन लोगों के ऊपर कितना अप्लाई होगा सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। ये इस एक्ट ने क्लियर किया। इस एक्ट ने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को कौन सा लॉ अप्लाई करना है, राइट। रेगुलेटिंग एक्ट ने तो हमें बताया ही नहीं था कौन सा लॉ अप्लाई करना है, तो इस एक्ट ने ये भी बताया कि कौन सा लॉ सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करेगा। सो मुफस्सिल कोर्ट्स भी होते थे, राइट, मुफस्सिल कोर्ट्स भी होते थे। तो इस तरीके से इस एक्ट ने बताया कि जो अगर मुफस्सिल कोर्ट के जजमेंट से कोई इंसान नाखुश है, ठीक है, मुफस्सिल कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया और उस जजमेंट से कोई इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, तो कहाँ जाके अपील करेगा? वो अपील करेगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल में। बंगाल के जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, वहां जाकर वो इंसान अपील कर सकता है जो भी सेटिस्फाई नहीं है मुफस्सिल कोर्ट के जजमेंट से। इस एक्ट ने पावर दी गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि वो एक तरीके से रेगुलेशंस बना सकती है प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और प्रोविंशियल काउंसिल्स के लिए। प्रोविंसेस में भी कोर्ट्स रहते थे, राइट, मुफस्सिल कोर्ट्स जो रहते थे उनके लिए एक तरीके से रेगुलेशन बना सकते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल। द पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पिट्स इंडिया एक्ट ने बेसिकली कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो है कंपनी के, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया, राइट। जो कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस है, जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शंस है, इन दो फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया इस एक्ट ने। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करते थे, ठीक है। कमर्शियल अफेयर्स जो थे कंपनी के, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते थे। पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए किंग ने बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स को अपॉइंट किया, राइट। एंड इन लोग कब कब अपना ऑफिस होल्ड कर सकते थे? जब तक इनसे किंग खुश रहता तब तक ये लोग अपना ऑफिस होल्ड कर सकते थे। इस बोर्ड के पास क्या ताकत थी? बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के पास क्या ताकत थी? ये एक तरीके से सुपरिंटेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स को। जो ब्रिटिश की सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं इंडिया में, ठीक है, उनको ये लोग सुपरिंटेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ब्रिटिश ने अपनी गवर्नमेंट, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट इंडिया में भी भेजी थी, राइट, तो उनको कंट्रोल करने की ताकत एक तरीके से बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के पास थी। लेकिन अभी भी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो काफी ज्यादा ताकतवर थे, ठीक है। उनके पास ताकत थी कि वो अपॉइंट कर सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं सर्वेंट्स को इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको ये लोग डिसमिस कर सकते हैं और अपॉइंट कर सकते हैं, नई पॉलिसीज ले आ सकते हैं, ठीक है। इंडिया की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ये लोग रिसीव कर सकते हैं। जो चार्टर आया 1793 का, उसने कंपनी की मोनोपोली को रिन्यू कर दिया 20 साल के लिए। अभी 15 साल तक की मिली थी ना इनिशियली, कंपनी का जो चार्टर था 1600 का, उसने कंपनी को 15 साल की मोनोपोली दी थी, 15 ईयर्स के लिए ट्रेड करने की परमिशन दी थी। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसको रिन्यू भी किया जा सकता है। तो चार्टर ऑफ 1793 ने कंपनी की मोनोपोली को रिन्यू कर दिया, ठीक है, और इसको और ज्यादा 20 साल का समय मिल गया, 20 ईयर्स के लिए और ट्रेड करने की परमिशन इसको मिल गई, राइट। तुम देखोगे कि धीरे धीरे कंपनी के हाथ से चीजें जा रही हैं, कंपनी के हाथ से ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही है, राइट। अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, बहुत ही कम इसमें मैंने लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है। मैंने क्या बताया था कि कंपनी के पास मोनोपोली थी ट्रेड करने की, राइट, सिर्फ वही ट्रेड कर सकती थी। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसने एक तरीके से जो कंपनी का एक्सक्लूसिव राइट था, सिर्फ उसी के पास जो अधिकार था ट्रेड करने का इंडिया में, वो एक्सक्लूसिव राइट जो था कंपनी का, वो इस चार्टर ने उससे छीन लिया, ठीक है। तो अब इंडिया में कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आके ट्रेड कर सकता है, ऐसा हो गया,
राइट। पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही अधिकार था कि सिर्फ वही ट्रेड कर सकती है इंडिया में, उसी के पास मोनोपोली थी। लेकिन अब इस चार्टर ने क्या किया, इस चार्टर ने ये मोनोपोली छीन ली कंपनी से, और जितने भी मर्चेंट्स हैं अब वो कभी भी आकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब वो इंडिया के गवर्नर जनरल बन चुके थे, राइट। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो बंगाल में थी, सिर्फ उसी के पास एक तरीके से, सॉरी बंगाल में क्यों बोल रही हूँ, बंगाल का तो खत्म हो गया। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ही सिर्फ ताकत थी कि वो लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर सिर्फ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के हाथ में ही थी। देखो मैं अभी से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाना, वरना आप भी कंफ्यूज होते रहोगे। मैंने साइड में लिखा हुआ है, मैं रीड कर रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉइंट्स में, नहीं तो आप भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सिर्फ गवर्नर जनरल काउंसिल के पास ही लेजिस्लेटिव पावर थी। किस चीज़ की पावर थी, किनके ऊपर इसके लॉज अप्लाई होते, जितने भी लोग, ठीक है, जितने भी लोग, चाहे वो ब्रिटिश हैं, चाहे वो लोकल इंडियंस हैं, चाहे वो फॉरेनर्स हैं, चाहे वो कोई और है, चाहे वो कोई प्लेस है या वो कोई चीज़ है, अगर वो कंपनी की टेरिटरी में रह रहे हैं तो उनके ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बनाए हुए लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी लोग एक तरीके से कंपनी की टेरिटरी में रह रहे हैं, कंपनी के ज्यूरिसडिक्शन में रह रहे हैं, उनके ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लॉज अप्लाई होते थे। अब काउंसिल को एनलार्ज करना पड़ा, काउंसिल को बढ़ाना पड़ा, राइट। लेजिस्लेटिव फंक्शंस बढ़ गए थे गवर्नर जनरल इन काउंसिल के, इसीलिए काउंसिल को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। उसे बढ़ाने के लिए एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया, लॉ मेंबर, राइट। इसका नाम था लॉ मेंबर। अब ये लॉ मेंबर है यानी लीगल मैटर्स में ही बोलेगा, इसीलिए ये एग्जीक्यूटिव मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता था, राइट। सिर्फ लीगल मैटर्स में ही इसके पास ताकत थी कि ये वोट कर सकता है, बाकी मैटर्स में इसके पास कोई भी ताकत नहीं थी। ईस्ट इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर्स को रिड्यूस किया था, तभी लॉ मेंबर जो था वो 4th मेंबर था, राइट। इनिशियली हमने पढ़ा था ना, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 5 मेंबर्स थे, हमने ये पढ़ा था, राइट। खुद एक गवर्नर जनरल हो गया और बाकी उसके 4 जो हो गए वो आपके हो गए काउंसिल के मेंबर्स। तो 5 मेंबर्स थे टोटल गवर्नर जनरल काउंसिल ने, ठीक है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर्स को घटाया था, जिसकी वजह से जो लॉ मेंबर था वो 4th मेंबर बना, राइट। यानी एक मेंबर कम हुआ होगा काउंसिल में, इसीलिए जो लॉ मेंबर था वो 4th मेंबर था। द चार्टर ऑफ 1853, ठीक है। इस चार्टर ने लेजिस्लेटिव फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से सेपरेट कर दिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव मशीनरी को एग्जीक्यूटिव मशीनरी से सेपरेट किया। बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है। इस चार्टर ने एक तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया इंडिया के लिए, जिसमें 12 मेंबर्स थे, 12 मेंबर्स थे। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा किया गया, ठीक है, फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस, इसीलिए उसमें भी 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। तो 12 मेंबर्स का ब्रेकडाउन क्या था वो समझते हैं। पहला था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल शायद मेरे हिसाब से थोड़ा कम हुआ हो पहले, ठीक है, इसके मेंबर्स थोड़े कम हुए हो फिर बढ़ाए गए हो, राइट। तो बीच में कोई एक्ट आया होगा जिसकी वजह से इसके मेंबर्स कम हुए होंगे, राइट। तो मान लेते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल में इसके मेंबर्स बढ़ाए गए हों शायद, तो गवर्नर जनरल काउंसिल में बेसिकली 5 मेंबर्स थे, ठीक है, हम ये मानते हैं। और कमांडर इन चीफ आया, ये एक नई पोस्ट आई, तो टोटल गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड कमांडर इन चीफ 6 मेंबर्स हो गए। फिर आया 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स, 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स। इनमें कौन कौन इंक्लूडेड थे, 2 इंग्लिश जजेस थे आपके, ठीक है, 2 इंग्लिश जजेस थे और 4 ऑफिशियल्स थे, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के अपॉइंट किए थे, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा में जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपने 4 ऑफिशियल्स भेजे थे। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है। जो अपनी लोकल गवर्नमेंट्स थी वो लोग भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेज रहे थे, राइट। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चार्टर एक्ट की।
ये इंपॉर्टेंस है इस एक्ट की, ठीक है। तो गवर्नर जनरल काउंसिल के 5 मेंबर्स, एक कमांडर इन चीफ, 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स जिसमें 2 इंग्लिश जजेस थे और 4 अदर ऑफिशियल्स थे जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के दिए हुए थे। यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार। देखो जो मैं नंबर्स बता रही हूँ, हो सकता है वो इंटरनेट पे कुछ और हो, आपकी बुक में कुछ और हो, कहीं कुछ और हो, ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री है यार, इसको कोई मैंने जाकर तो नहीं देखा या आपने जाकर नहीं देखा, तो माइट भी नंबर्स डिफर करें, बट उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझो क्या है, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, वो चीज समझ में आ गई तो सब सही है, ठीक। बाकी मैंने पहले भी कहा था कि आप अपनी बुक को ही फॉलो करिएगा। अब गवर्नर जनरल के पास ताकत थी कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी भी बिल को वीटो कर सकता था, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैंने क्या कहा कि लोकल गवर्नमेंट के भी 4 ऑफिशियल्स थे, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ने भी अपने अपने ऑफिशियल्स को भेजा था, लेकिन गवर्नर जनरल अभी भी बहुत ताकतवर था। उसके पास ताकत थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई बिल वो वीटो कर सकता है, राइट, उसको कैंसिल कर सकता है। अगर उसे ठीक नहीं लग रहा है तो उसे पास नहीं करेगा, राइट। ये ताकत थी गवर्नर जनरल के पास। मैंने कहा ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी, बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं था। इस एक्ट ने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वापस ले आया, राइट। यानी कि अब एक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और एक है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पार थी अपॉइंटमेंट की, राइट। अब वो पार उनसे छीन ली गई, अब वो अपॉइंट नहीं कर सकते थे। सो अब हम अपने तीसरे फेज में एंटर करने वाले हैं, 1858 टू 1919, द एंड ऑफ कंपनीज रूल। कंपनी अब जाने वाली है, उसका रूल खत्म होने वाला है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट ने जो एक तरीके से डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी, वो पूरी तरीके से फेल हो गई, बुरी तरीके से फेल हो गई। बिकॉज जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो फेल हो गया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने में। 1857 में आपकी सिपॉय म्यूटिनी हुई, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, वो वाली। पता है ना कि जो सोल्जर्स रहते थे वो अपने मुंह से जो गोली रहती थी उसका कार्टेज हटाते थे। बेसिकली जो गोली के ऊपर जो कवर रहता था उसको मुंह से खींच के हटाना पड़ता था अगर आपको गन में लोड करना है तो, राइट। तो वो जो कार्टेज रहता था, वो जो कवर रहता था, वो पिग के स्किन और काऊ की स्किन से शायद मिला के बनता था, राइट। उसकी स्किन से मिला के बनता था। तो काऊ तो एक तरीके से यार बहुत ज़्यादा होली है हिंदूज के लिए, राइट। और पिग्स को हिंदूज भी थोड़ा अवॉइड करते हैं और मुस्लिम्स भी अवॉइड करते हैं। तो एक तरीके से ये इनके रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा था, राइट। इस वजह से जो सोल्जर्स थे उन्होंने वो अगेंस्ट गए इस चीज़ के, जिस वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में। बहुत सारे लोग, लगभग जो गांव के लोग हैं, आर्टिसंस हैं, गरीब से गरीब लोग, अमीर से अमीर लोग, सब लोग एक साथ मिल के इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। चाहे वो राजा हो चाहे वो गरीब हो, सभी लोगों ने इस एक्ट में अपना, इस वॉर में सॉरी, अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसीलिए इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं और इसके बारे में आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो। एंड हाँ, एक और चीज़, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स ही है, राइट। जो बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स हमने पढ़े थे पहले, तो बोर्ड ऑफ 6 कमिश्नर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। आफ्टर 1857, इस 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि कंपनी कुछ भी नहीं कर पाई इंडिया में, राइट। इंडिया में कुछ भी वो कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। तो इस एक्ट के बाद ये, तो सॉरी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये एक्ट पास किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसको कंपनी से हटाकर, ठीक है, कंपनी के हाथों से उठाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में सौंप दिया, राइट। इस एक्ट के बाद कंपनी का रूल खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया का रूल खत्म हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में। सो जो क्राउन के पावर्स थे, ठीक है, उनको एक्सरसाइज कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी तक हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड में था, लेकिन अब क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था इंडिया में, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो क्राउन के पास को इंडिया में एक्सरसाइज कर रहा था,
ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास काउंसिल थी जिसमें 15 मेंबर्स थे और इस काउंसिल को क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ इंडिया कहते थे। इस काउंसिल के 8 मेंबर्स को क्राउन अपॉइंट करता था और 7 मेंबर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करते थे। काउंसिल सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी, राइट, ये सिर्फ एडवाइस दे सकती थी, बाकी जो डिसीजन, फाइनल डिसीजन था वो क्राउन का ही था, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेयरमैन था इस काउंसिल का। सो इंडिया में जो भी एनुअली प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट क्या है इंडिया की, एनुअल रेवेन्यू कितना हुआ है, ठीक है, कितना पैसा जमा हुआ है इंडिया से, ठीक है, कितना पैसा आया है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट पार्लियामेंट को देता था। पार्लियामेंट को ये भी बताता था और ये भी रिपोर्ट देता था कि एक तरीके से मोरल और मटीरियल प्रोग्रेस कितनी हो रही है इंडिया की। तो जब मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल बोलूं तो आपको 16 मेंबर्स समझने चाहिए, बिकॉज 15 मेंबर्स तो इसकी काउंसिल में ही थे, खुद ये चेयरमैन था उस काउंसिल का, तो 16 मेंबर्स टोटल, राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल मीन्स 16 मेंबर्स। तो ये जो एक्ट था इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को एक बॉडी कॉर्पोरेट बताया। मैं समझाती हूँ बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। जो कंपनी होती है, बेसिकली कंपनी एक रियल इंसान की तरह बिहेव करती है, राइट। लॉ में जो कंपनी की पोजीशन रहती है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहती है। कैसे? देखो, कंपनी के पास अपनी सील रहती है, राइट, यानी कि वो साइन कर सकती है, जो उसकी सिग्नेचर रहती है वो कंपनी की सील रहती है। उसके पास परपीचुअल एंटिटी रहती है एक तरीके से, राइट। कंपनी के ऊपर आप केस कर सकते हो, कंपनी के ऊपर आप केस भी कर सकते हो। तो कंपनी एक तरीके से लॉ में एक बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहती है, राइट। उसी तरीके से जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, इसको इस एक्ट ने एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया, राइट। यानी आप इस पे केस कर सकते हो, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, राइट। इस पर केस किया जा सकता है और ये खुद भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं, राइट। ये केस आपके ऊपर कर सकते हैं और इनके ऊपर भी केस कर सकते हो। ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं, वैसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल को आप एक आर्टिफिशियल पर्सन मान सकते हो जिसके ऊपर केस किया जा सकता है और वो खुद भी आपके ऊपर केस कर सकता है, राइट। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेम वे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। पूरे वीडियो के नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है लॉ मेट योर लीगल गाइड। नहीं ज्वाइन किए अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। सो ये जो ट्रांसफ़र हुआ था कंपनी की गवर्नमेंट का ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, राइट, जो कंपनी का रूल ख़त्म हुआ था और ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल स्टार्ट हुआ था इंडिया में, इसको काफ़ी रॉयल वे में हुआ था, ठीक है, रॉयल प्रोक्लेमेशन के थ्रू हुआ था। जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने खुद को एक तरीके से एम्प्रेस डिक्लेयर किया था इंडिया का, ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा रॉयल वे में चीज़ें हुई थी, इवन इतना ज़्यादा मतलब रॉयल वे में हुई थी कि जो इंडिया में उस वक्त ना भुखमरी फैल गई थी। इंडिया एक तरीके से फैमिन चल रहा था इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे थे इंडिया में और ये लोग आपस में पार्टी कर रहे थे बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ ने खुद को एम्प्रेस डिक्लेयर कर दिया इंडिया का, राइट। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, उनमें एक तरीके से रोष था काफ़ी ज़्यादा कि यहाँ पे हमारे लोग भुखमरी से मर रहे हैं एंड दे आर डूइंग रॉयल प्रोक्लेमेशन, ठीक है, बिकॉज ब्रिटिश क्राउन की अब गवर्नमेंट आ गई है, राइट। तो बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट इतना ही ठीक है। एक तरीके से ना लोगों में एजिटेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा भर गया था ये देखकर, बहुत ज़्यादा वो लोग नाराज़ हो गए थे देखकर कि इंडिया में फैमिन चल रहा है, लोग मर रहे हैं और ये लोग एक तरफ से पार्टी कर रहे हैं बिकॉज रॉयल गवर्नमेंट आ गई है, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट अब आ गई है, उसका रूल आ गया है, राइट। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था और यहीं से एक तरीके से स्टार्टिंग हुई लोगों के रिवोल्ट करने की, स्टार्टिंग यहाँ से होने लगी। आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं, पार्ट 2 वीडियो का बहुत जल्दी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।